चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमने चैप्टर शुरू किया था कौन सा, फॉर्मेशन एंड कौन सा बोले एक बार उसे, इनकॉर्पोरेशन। मुझे एक बार सभी सेक्शंस बोलोगे लाइन से, हाँ है ना। चलो मुझे एक बार बताओ, सेक्शन नंबर 3 किसका है बोले एक बार उसे, फॉर्मेशन। 3 ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं रहे तो लाइबिलिटी एक्सीड हो जाएगी। उसके बाद में सेक्शन नंबर 4 एमओए, 5 एओए, 6 एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, 9 effect of registration that is characteristics of company, 10 effect of MOA AOA, clear है concept। 11 got it, 10 है commencement of business, 11 है क्या, नहीं, 12 registered office, 13 amendment of MOA, 14 amendment of AOA, 15 amendment copies all copies, 16 name, 17 inspection, 18 conversion, 19 subsidiary shall not hold shares in holding company, 20 service of document, 21 authentication, 22 bill of exchange and promissory note। कुछ याद आया सबको, हाँ है ना। अब ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे। एक बार मुझे चैप्टर्स का नाम बोल दीजिए फटाफट फटाफट। ऑडिट का कौन सा है, 139 से लेके 148, अकाउंट्स 128 से लेके 138, उसके बाद में उसके पहले डिविडेंड कहां से कहां तक, 123 से लेके 127, उसके पहले मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122, उसके पहले चार्जेस 77 से लेके 87, उसके पहले डिपॉजिट 73 से लेके 76 ए, उसके पहले शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से लेके 72, उसके पहले प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 से लेके 42, उसके पहले फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22, 1 and 2 इज अ प्रिलिमिनरी, ठीक है। चलो उसके बाद में हमने शुरू कर दिया था फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 3 हमारा हो गया था, 3A हो गया था। मेमोरेंडम में हमने शुरू किए थे क्लॉजेस। मेमोरेंडम के सभी क्लॉजेस मुझे एक बार बताने हैं सबने, लाइव स्ट्रीम में सबको हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। चलो एक बार मेमोरेंडम के सभी क्लॉज, सबसे पहला अबे ये नहीं बे ये क्या कर रहा है जीवन में, सबसे पहला क्लॉज कौन सा है, नेम, दूसरा क्लॉज ऑब्जेक्ट, तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी, नॉमिनेशन। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। उसमें से हमने नेम क्लॉज कंप्लीट किया था। नेम क्लॉज के लिए सेक्शंस बोलो कितने यूज किए थे, 4, 13 एंड 16, क्लियर है। मैंने नाम के लिए अप्लाई किया था, आपको याद है कितने ऑप्शंस के साथ नाम के लिए अप्लाई करना है, 6। आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है, 1। कितने दिन में आरओसी आपको तो पहले रिप्लाई देगा, कितने दिन तक नाम रिजर्व रहेगा, 20 डेज। उस 20 डेज में तुमने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस करना है, मैंने आपको टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉ करके दिया था, और उसके बाद में आपने इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस किया तो आपका नाम रजिस्टर। अगर आपने 20 डेज में नहीं किया तो नाम लैप्स हो जाएगा, क्लियर है कंसेप्ट। अच्छा, आपको नाम अलाउड किया गया है, वो नाम आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, कंपलसरी अल्टरेशन, वॉलेंट्री अल्टरेशन, ठीक है। वॉलेंट्री अल्टरेशन आपके साइड से, इस साइड ही रहा ना, नहीं जिधर भी है, वॉलेंट्री अल्टरेशन सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार उसे, 13। समझ में आया। उसके लिए वॉलेंट्री अल्टरेशन के लिए अप्रूवल्स बोले एक बार मुझे फटाफट। पहला जनरल मीटिंग का स्पेशल, दूसरा प्रायर सीजी, तीसरा नो सीजी अप्रूवल अगर नाम चेंज कर रहे हो प्राइवेट या लिमिटेड वर्ड से, चौथा आईएनसी 24 टू बी फाइल्ड विद द आरओसी, और पांचवा आईएनसी 25 जिसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम मिलेगा। कंपलसरी नेम चेंज है तो कंपलसरी नेम चेंज कितने पार्ट में है, 2। पहला सिमिलर नेम, दूसरा सिमिलर ट्रेडमार्क। सिमिलर नेम है तो सिमिलर नेम है तो कैसा, प्रायर सीजी अप्रूवल, या मतलब सीजी ऑर्डर आता है, अप्रूवल भी नहीं, ऑर्डर। साथ में जनरल मीटिंग का ऑर्डनरी। कितने महीने में चेंज करना है, 3 मंथ्स। और अगर सिमिलर ट्रेडमार्क है तो सिर्फ एक पॉइंट ऐड होगा, एग्रीड पार्टी ने अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, कितने दिनों में एग्रीड पार्टी अप्लाई कर सकता है, 3 इयर्स। कंसेप्ट समझ में। इसके साथ हमने नेम क्लॉज पूरा कंप्लीट किया था। नेम सिमिलर डिसिसिव नहीं चलेगा, अब्यूजिव नहीं चलेगा, कनेक्शन विद सीजी नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी रिलेशन दिखाना नहीं चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। नेम क्लॉज हमारा खत्म हो गया था, आज हम बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। टुडे वी आर गोइंग फॉर द ऑब्जेक्ट क्लॉज। सबसे पहले आज हम ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्टरेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्टरेशन होने के बाद में हम रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर शिफ्ट होंगे, फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन कैपिटल एक साथ अल्टर करेंगे, और फिर लाइबिलिटी अल्टर करेंगे। आज नियरली आपके बहुत सारे क्लॉजेस खत्म हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि 90% ऑफ आपका फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। 90% इसलिए बिकॉज इस पूरे चैप्टर में मेनली क्लॉजेस ही है, फिर बचे कुछ सेक्शन तो चलो ठीक है, वो आधे 1 घंटे का काम है हार्डली। कंसेप्ट समझ में आए तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। आज हम नियरली फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का आत्मा और सोल पढ़ रहे हैं, आप ऐसा समझो, ठीक है। चलो
पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा। हमने नेम क्लॉज अल्टरेशन खत्म कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अल्टरेशन ऑफ कौन सा क्लॉज बोले एक बार, जो है ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, तो समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तुम आए हो एकत्वम एकेडमी में, बोलो हाँ या ना। अब हमने एकत्वम लिमिटेड करके एक कंपनी बनाया। कौन सा बोले, एकत्वम लिमिटेड करके हमने क्या बनाया बोले एक बार, उसे कंपनी। एकत्वम लिमिटेड कंपनी हमने जब बनाया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा गोल था, एक बहुत बड़ा टारगेट था कि बोला 4 लोग इकट्ठा आएंगे। कौन कौन, तो ADZ A2Z, बोलो हाँ या ना, अभिषेक झावरे सर। दूसरा बोला साथ में आएंगे RJ चॉकलेट बॉय, द स्मार्ट गाय। तीसरे विजय सर, पैसे वाला आदमी। चौथा में ऑफिस बॉय, बोलो हाँ या ना। मेरे को भाई तो ऑफिस बॉय ना, मेरे को तो क्या कुछ भी काम बोल देते, झाड़ू पोछा लगा ले, ये तो कर लेते हैं अपन जीवन में, साथ साथ में सिखाने को मिलता है तो अपन खुश है, हाँ है ना। और कौन नहीं रहेगा, ये सुनो। सो हम 4 लोग इकट्ठा। अब चारों का मत ये था, ADZ सर का मत था कि बच्चे बहुत टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, लोग बहुत टेंशन फ्रस्ट्रेशन में, तो अपन एक मस्त कंपनी खोलेंगे जिसमें अपन रिहैबिलिटेशन करेंगे। व्हाट इज रिहैबिलिटेशन? कि किसी को कोई नशा वशा हुआ है, कोई प्रॉब्लम वॉब्लम हुआ है, तो हम उनकी बुरी आदतें छुड़ा देंगे। हम उनकी बुरी आदतें क्या बोले एक बार उसे छुड़ा देंगे। तो हमने ये डिसाइड किया, उस हिसाब से एकत्वम लिमिटेड हमने नाम रखा और कंपनी को हमने शुरू कर दिया कि भैया दिस इज अ रिहैबिलिटेशन कंपनी, दैट इज व्यसन से मुक्ति, व्यसन से मुक्ति। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब हमने ये बिजनेस ट्राई किया, पर मुझे एक बात बताओ, आज के जमाने में ये बिजनेस चल सकता है क्या? नहीं। व्यसन से मुक्ति कौन चाहता है? आज के तो ऐसी कंपनी चलती है जो व्यसन लगा के दे, ठीक है, तुमको इंस्टॉल करके दे कि नहीं कुछ कितना भी पिया तो भी हैंगओवर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। जोर से बोले ऐसा नो, आजकल ये इन्वेंशन चल रहे हैं। तो ये बिजनेस लॉस मेकिंग हुआ। लॉस मेकिंग हुआ तो फिर हम सब ने, अब मेरे को तो क्या, मेरा तो कुछ लेना देना था नहीं, तो RJ द चॉकलेट बॉय, स्मार्ट गाय और विजय सर ने, दोनों ने मिलकर डिसाइड, विजय सर तुमको मालूम ही है, ठीक है, आदमी को खराब करना है तो उससे बेटर कट, मतलब काम कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छे खासे रास्ते चलते आदमी को कहीं लेके जाना है, ठीक है, आड़े रास्ते पे तो एकदम पहले। तो ऐसे सिचुएशन में RJ और विजय सर ने डिसाइड किया व्यसन से मुक्ति से बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो एक काम करते अपन, इसका नाम चेंज करते, ऑब्जेक्ट चेंज करते, नाम रखते जीवन से मुक्ति। और बोले अपन दारू, सिगरेट, गुटखा, चरस, तंबाकू जो बैन है, जो नहीं है, सब बेचेंगे, कॉकटेल करके बेचेंगे। समझ में आया? सो ऑब्जेक्ट वाज स्पेसिफिकली ब्लेंडेड टू जीवन से मुक्ति। कैसे बोले एक बार, जैसे जीवन से 360 चेंज, और कंपनी को भयंकर प्रॉफिट आ सकता था क्योंकि सब वही चाहते हैं जीवन में, हाँ ना, बोलो यस सर नो। पर इसमें ADZ सर, द पर्सन ऑफ मॉरल, द पर्सन ऑफ एथिक्स, बोले क्या कर रहे हो? तो ये दोनों ने बोला सर आप भी एंजॉय करो, क्यों टेंशन ले रहे हो, हाँ। तो मैंने इस हिसाब से कंपनी के अंदर मेरे करोड़ों रुपए नहीं लगाए थे, मैं इस हिसाब से ये चीजें करने के लिए कि तुम सब लोग को इतना टेंशन वेंशन हो रहे, तुम उसमें भी उनको चढ़ा रहे हो, हाँ, अलग अलग टाइप के कॉकटेल बना के, कोई बात हुई जीवन में? बोले इसके लिए पैसे नहीं लगाए थे। मेरे को पूछा गया, मैं बोला मैंने लगाई 150 रुपए, वो इसमें वापस क्या मांगूंगा? अपना इन्वेस्टमेंट ही 150 रुपए, तो अपन उसमें क्या वापस मांगेंगे ना जीवन में, हाँ है ना। बोला चलने तो, जो 150 रुपए में अगर 150 रुपए का रिटर्न आएगा और अच्छी बात है, हाँ है ना। मतलब चलने दो। अब ADZ सर को भाई साहब इसमें दिक्कत है, बोले नहीं मैं बिजनेस, मेरे को बिल्कुल बिजनेस आतू, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, या तो कंपनी बंद करो। सवाल ये है, क्या ऐसे ऑब्जेक्ट चेंज किया जा सकता है इतने इजीली? जोर से बोलो, क्या ऐसा आप ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो किसी भी कंपनी का? जोर से बोलो, यस और नो? आंसर है यस। पूछो क्यों? 25%, 25%, 25%, 25%, भली 150 रुपए डाले, शेयरिंग अपने को पूरा चाहिए। झाड़ू पोछा करने वाले मिलते नहीं है भाई, सबसे बड़ा गट वहीं लगता है। झाड़ू पोछा तो अपन बोले, अपन काम कोई भी बोल दो, झाड़ू पोछा, डस्टर, चौक, सब सिस्टम ही, तो सिस्टम में फिट कर रहा है जीवन में, है ना। सो ये सब कर लेंगे, पर 25% चाहिए, इज्जत पूरी चाहिए, भले पैसा कम मिले कोई दिक्कत नहीं, काम फुकट में होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो 25%, इसमें से सिर्फ ADZ सर ने नहीं बोला है, ये दोनों तो रेडी है ना, और मेरे को तो इन्होंने पूछा ही नहीं। बोलो हाँ या ना।
तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 75 हाँ बोल रहा है, 25% नो बोल रहा है, तो दिस इज 3/4 रिजोल्यूशन। तो आप जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो? स्पेशल। कौन सा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो? उस पे। तो अगर आप जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो तो ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। अरे बोलो हाँ या ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो सर, पर इतना 360 कि व्यसन से मुक्ति से डायरेक्ट जीवन से मुक्ति, मतलब कुछ है कि नहीं बीच में? तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, ऑब्जेक्ट आप उस हद तक चेंज कर सकते हो जिस हद तक वो नाम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा हो। कंसेप्ट समझो? समझो मैंने एकत्वम लिमिटेड नहीं, कंपनी का नाम मुक्ति लिमिटेड ही रखा। क्या लिमिटेड? मुक्ति। पहले व्यसन से था, बाद में जीवन से था, नाम तो मुक्ति लिमिटेड ही है, तो इट गोज कॉम्प्लीमेंट्री इन बोथ द केसेस। पर अगर तुम्हारे कंपनी का नाम है टेक्स हैवी, कंपनी का नाम क्या है बोले एक बार? टेक्स हैवी लिमिटेड। अब इसके अंदर तुमने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, वो बिजनेस में लॉस हो गया, तो तुम उससे उठ के फ्रूट मर्चेंट बन गए। आलू टमाटर कांदे तो फ्रूट नहीं है, सॉरी, एप्पल पाइनएप्पल बनाना, तो तुम फ्रूट बेचना शुरू कर दिए। टेक्स हैवी कंपनी फ्रूट का ठेला लगाएगी, अच्छा लगेगा क्या? तो नाम से कॉम्प्लीमेंट्री लेवल तक के ऑब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। नहीं तो तुम्हें नाम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम नाम रख रहे हो कोई एकदम भयंकर वाला और तुम्हारी कंपनी कर रही है बिजनेस, तो पब्लिक के दिमाग में इमेज अलग जा रहा है ना। आजकल तो पब्लिक कैसे, इंजीनियर वाला चाय वाला, MBA CA फेल चाय वाला, CA फेल चाय वाला, सीरियसली, मतलब इतनी भी बुरी हालत नहीं है अपनी, हाँ ना, बट सीरियसली अगर कंसिडर किया जाए तो देखा जाए तो तुम्हारे नाम के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जाना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। किसी चीज का नामकरण करना मतलब नामकरण कर देना नहीं होता है कि तुम्हारा नाम ही करण है करके, क्लियर है? नाम जाना चाहिए एज पर क्या बोले एक बार जो से ऑब्जेक्ट, काय के हिसाब से नाम जाना चाहिए? ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नहीं तो लड़की का नाम आस्था और चैनल सब देख रहे, तो ऐसा चलेगा क्या बोले एक बार जो से? अरे बोलो ना हाँ या ना। नहीं, अरे तो आस्था चैनल देखते हैं ना सब लोग यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो या सुन। तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। आइडिया क्लियर है? उतने तक के ही ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है जितने तक के नाम कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा है, अदरवाइज तुमको नेम चेंज का भी प्रोसेस करना पड़ेगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ये सुन नो। चलो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है? सो दिस इज जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन बोले एक बार? स्पेशल। इसमें एक बहुत जोर से मेरे को आया है डाउट, पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? ADZ सर को पैसा वापस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जो उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं वो वापस मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? जोर से बोले सर ना। जो शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट चेंज में, क्या कहते हैं उसको, कंट्रीब्यूट, माय मिस्टेक, वोट इन, जो शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करता वो खुद का पैसा वापस निकाल सकता है, बिकॉज ही हैज अप्लाइड अ मनी विद सम स्पेसिफिक सेंस। वो सेंस ही गायब हो गया। व्हेन द सेंस इज एब्सेंट, ऑब्वियसली तुम्हारे मनी में भी कोई सेंस नहीं है, सो ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू गेट इट बैक। सो पॉइंट नंबर 1 आपका बहुत सिंपल, ऑब्जेक्ट चेंज याद रखना बहुत ही सिंपल है। पॉइंट नंबर 1 जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन है? स्पेशल। पॉइंट नंबर 2 रिफंड टू, इन लोगों को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर। कौन से शेयर होल्डर बोले एक बार? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। दिस इज अ वेरी की वर्ड, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अच्छा, ये कितने रहेंगे मैक्सिमम? कैन यू टेल मी? सोच के बोलो, मैक्सिमम कितने रहेंगे? देखो, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन 75% पास हो रहा है तो बच्चे कितने मैक्सिमम? 25। जोर से बोलो, बच्चे कितने बोले एक बार? 25%। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो। उससे ज्यादा आपको रिफंड नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा रिफंड देना पड़ रहा है मतलब रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ, और रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ तो रिफंड क्यों दे रहे हैं? कंसेप्ट समझ रहे हैं? सो मैक्सिमम कितना बोले एक बार? 25%। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? पॉइंट नंबर 3, ये ऑब्जेक्ट चेंज तो तुमने तुम्हारे बीच में किया। आज तक के मुक्ति लिमिटेड में सबको लग रहा था यहां व्यसन से मुक्ति मिलती है, तो लोग एडमिशन इस हिसाब से ले रहे हैं कि भैया रिहेबिलिटेशन। तुमने एक दिन फटाक करके ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया और बोले यहां से हम पिलाना शुरू कर देंगे, पर पब्लिक तो सेम सेंटिमेंट के साथ आ रही है ना। पब्लिक तो बोल रही है हमको व्यसन खत्म करना है। वो आया बेचारा एक आधा बेवड़ा वगैरह आ गया, वो बोले मेरे को मुक्ति चाहिए, तो हाँ इधर, और उसको बॉटल लगा दी 2-4, बोले मुंह से नहीं जा रही तो सलाइन लगाते, तो चलेगा क्या ऐसा? जोर से बोले एक बार यस और नो। तो इस सिचुएशन में यू हैव टू गिव अ, क्या कहते हैं उसको,
वर्ड्स भूल जा रहा हूं जीवन में मैं, क्या हो रहा है आज? गोवा गोवा। पब्लिक अनाउंसमेंट, इसको क्या कहते हैं बोले एक बाजू से? पब्लिक अनाउंसमेंट। मुक्ति लिमिटेड फील हो रहा है मेरे को। इसे क्या कहते हैं बोले एक बाजू से? पब्लिक अनाउंस। पब्लिक अनाउंसमेंट तुम्हें देना चाहिए, कहां देना चाहिए? न्यूज़पेपर। जोर से बोलो, कहां देना चाहिए बोले एक बाजू से? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी ऐसे वैसे नहीं, एक तुमको समझने वाला और एक ना समझने वाला। समझ तो गए होंगे तुम, बोलो हाँ या यस और नो। समझने वाला मतलब कौन सा? वर्नाकुलर। और ना समझने वाला मतलब इंग्लिश। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? 2 न्यूज़पेपर में तुमको देना ही पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट कि भाई साहब हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया है, तो जो भी लोग आ रहे हैं वो सोच के आए। कंसेप्ट समझ में? ये हो गया तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर चौथा, आरओसी को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? उसने तुम्हारा मेमोरेंडम अप्रूव किया है, तो आरओसी को फेंक के मारो कि भाई हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया है, अभी तक के हम व्यसन खत्म कर रहे थे, अभी हम जीवन खत्म कर रहे थे। कभी तेरी इच्छा हो जाए तो तू भी आ जाना, साथ में बैठ के खत्म ही कर डालेंगे। आरओसी को आपको क्या देना चाहिए बोले एक बाजू से? नोटिस। कितने दिनों में नोटिस दोगे बच्चों? 30 डेज। जोर से बोलो, कितने डेज में? 30 डेज। एक पॉइंट एडिशनली, मैं इसका नंबरिंग थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, बिकॉज एक प्रायोरिटी पॉइंट ऊपर आना चाहिए था। दिस 2 3 4 5। नंबर 1 का पॉइंट आपका आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट जो है आपका वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, जैसे आपका मेन ऑब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, खेती करना, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, जैसे एनिमल हस्बेंडरी, पोल्ट्री फार्म, कुक्कुट पालन। सुना है सबने? हाँ है ना? जिनिंग प्रेसिंग मिल्स, कापूस पिंजून सरकी बाजूला काढतात, रुई दाबून त्याच्या गाठी बांधतात, याला जिनिंग व प्रेसिंग म्हणतात। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया तुमको? हाँ, मराठी में बचपन में 3rd स्टैंडर्ड में डेफिनेशन याद रखी थी मैंने, ठीक है, अभी तक याद है, जिनिंग और प्रेसिंग मिल्स। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, जिनिंग प्रेसिंग मिल्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, बट आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है बोले एक बार से? एग्रीकल्चर। बचे हुए फिर आपके कुक्कुट पालन, कुक्कुट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पोल्ट्री फार्म, ये आपके सप्लीमेंट्री है। तो पहले पॉइंट में आपने ये एक्सप्लेन करना कि ऑब्जेक्ट है क्या। व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, पहले बताओ कि देयर इज मेन ऑब्जेक्ट, देयर इज एंसिलरी ऑब्जेक्ट, फिर सेकंड पॉइंट से आप प्रोसेस शुरू कर दो। दीज आर ओनली योर आंसर राइटिंग पॉइंट्स गाइस, ठीक है? ये छोड़ के तुमको कोई भी दूसरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। 5 सिंपल पॉइंट्स फॉर आंसर राइटिंग। कितने सिंपल पॉइंट्स है बोले एक बार? 5। आपको यकीन नहीं होगा, मैं अभी आपको एकदम सीधा टैंजेंट में लेके जा रहा हूं, सीधा टैंजेंट। इफ यू गो टू, दिस इज सेक्शन नंबर, ये कौन कौन से सेक्शन हमने मिस किए हैं? सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हालांकि 10A का यहां पे रेफरेंस थोड़ा सा कम है, बट उसमें ऑब्जेक्ट आता है इसलिए मैंने दे दिया। मेन है 4 और 13। पर इस सेक्शन को आप सेम सेक्शन को एग्जैक्टली यूज कर सकते हो 27 नंबर के सेक्शन में। 27 कहां से बता सकते हो? प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 27 इज अल्टरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब जरा थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी चल रही है, तुमने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। प्रोस्पेक्टस इज इन्विटेशन टू पब्लिक। इसके अंदर मैंने कुछ समझो, मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया, लेट्स से, किधर गया प्रश्न? समझो मैंने आपको कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, लेट्स से दिस वन, ये अपना प्रोस्पेक्टस है, मैंने आपको इशू कर दिया। इसके ऊपर टर्म्स लिखे हैं कि कंपनी कौन सा बिजनेस में जाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट है, एक्सेट्रा। इसमें से एक प्रोजेक्ट लिखा था फैक्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं। हमने उस फैक्ट्री सेटअप का जो कॉस्ट था 100 करोड़ का, तुम्हें प्रोस्पेक्टस देंगे, तुमसे 500 करोड़ आने वाले थे, 500 में से 100 करोड़ वी वर गोइंग टू यूज फॉर द फैक्ट्री। और हमने ये डिसाइड किया कि 100 करोड़ हम आप फैक्ट्री के लिए नहीं, उसको प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। मुक्ति लिमिटेड में रिहैबिलिटेशन से सेल ऑफ लिकर एंड ड्रग्स, ये ऑब्जेक्ट चेंज है। वो कंपनी करंटली चल रही है, उसमें ऑब्जेक्ट चेंज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जो ऑब्जेक्ट चेंज, ये जो चेंज है, ये मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखाया हूं, तुमसे पैसे लिया हूं, पर तुमसे जो पैसे आए वो यूज करने के पहले ही मैंने उसको चेंज कर दिया।
तुमने मेरे को 500 करोड़ दे दिए, पर जो 100 करोड़ में अप्लाई करने वाला था फैक्ट्री के खिलाफ, वो मैं वहां पे अप्लाई नहीं कर रहा, मैं उसकी जगह पे प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कर रहा हूं सेम प्रोडक्ट्स का जो कंपनी में बन रहे 400 करोड़ से। तो ये भी तो मैं चेंज कर रहा हूं जिसके लिए तुमने पैसा दिया। तो इसमें चलती कंपनी में मेन टारगेट चेंज करना और इसमें जिसके बेसिस पे तुमने पैसा डाला है उस चीज को चेंज करना, क्या मैं कह सकता हूं दोनों नियरली सिमिलर है? जोर से बोलो हाँ है ना। अब इसमें से मैंने जब बोला कि नहीं भाई 100 करोड़ का अमाउंट मैं फैक्ट्री में नहीं प्रमोशन डेवलपमेंट में डाल रहा हूं, पूरी पब्लिक जमा हो गई। वो 4-5 लोग बोले ये क्या कर रहे हो, काय का प्रमोशन डेवलपमेंट, फैक्ट्री डालो, हमको फैक्ट्री देखनी है। फैक्ट्री में मजा, प्रमोशन डेवलपमेंट में कुछ नहीं रखा, बनेगा ही नहीं तो बेचोगे क्या? समझ में आ रहा है? तो 5 लोगों ने मना कर दिया। इट इज द सेम सिचुएशन जो ADZ, RJ, विजय सर और मेरे साथ हो रहा है। तुम सब एग्री कर रहे हो, 5 लोग मना कर रहे हैं। सेम प्रोविजन एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट वन, सेम प्रोविजन सेक्शन 27, अल्टरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। सिर्फ वहां वर्डिंग ऑब्जेक्ट क्लॉज के जगह पे कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस आएगा। सेम प्रोविजन, तुमको एक क्लिक नहीं हुआ होगा इसके पहले, पर तुम अभी जाके 27 पढ़ो तुमको इमीडिएटली समझ में आएगा। गो इनटू 27 इमीडिएटली, तुम्हारी बुक में है, सीधा 27 में जाओ, एक बार पढ़ के देखो, तुमको इमीडिएट समझ में आएगा ये तो साला सेम लग रहा है। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में भी सब सेक्शन 27 के ऊपर जाएंगे। गो ऑन सेक्शन 27, इमीडिएटली पढ़ लो। बुक्स डिस्पैच शुरू हो चुके हैं बच्चों ऑलरेडी, और एक हाथ 2 लोगों को हो सकता है एज अ प्रोबेबिलिटी एरर नहीं पहुंचे होंगे, तो कृपया सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, दे विल कोऑपरेट विथ यू। अगर आपने ऑलरेडी 7 दिन आपका ऑर्डर प्लेस करके हुए है तो, अदरवाइज कॉल मत करना नालायक को। समझ में आ रहा है? 27 नियरली सिमिलर है, बोलो हाँ है ना। उसके साइड में भी आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट वन। 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, साइड में लिख कर रखो इमीडिएटली। वैसे भी 1-1, 2-2 वर्ड में ही लिखे हैं हमने वो, ठीक है। और वहां पे हेडिंग डाल देना, वहां पे एक और नोट लिखना, सिमिलर टू अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो आपको लिंक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सिक्स डेज हुए ऑर्डर प्लेस करके, तो हो सकता है बुक पहुंचने में होगी, कल के दिन वेट कर लो। डन एवरीबॉडी? पढ़ लिया सबने? लिख भी लिया पक्का? हाँ है ना। तो 3 सेक्शन आपके टैग हो गए, 413 10A प्लस सेक्शन नंबर 27, ये सिमिलर है। ये क्या है बोले एक बार दोस्त, सिमिलर। कोई भी सेक्शन पूछे आंसर आपका सेम रहना चाहिए, 4 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट जो ऑब्जेक्ट क्लॉज का है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहां तक आइडिया कंफर्म है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, 5 पॉइंट नोट करके रखे हैं सबने?
ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी पता रहनी चाहिए ये, बोलो हाँ या ना, आइडिया क्लियर है पक्का? चलो, सो ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन यहां पे आपका खत्म होता है। आपको टेक्स्ट में से रीड करने की इच्छा है तो आप रीड कर सकते हो फटाफट फटाफट, या घर पे रीड कर लोगे, घर पे आराम से रीड कर लेना। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाले क्लॉज के ऊपर जो है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, दैट इज अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है ना, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सोनेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। पूरा ध्यान बोर्ड मतलब पूरा ध्यान बोर्ड पे, ठीक है। नाउ ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस किस प्रकार सेटअप होता है। ठीक है, बोर्ड के ऊपर सिर्फ ध्यान देना। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए सेक्शन एक बार बोलिए, कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व है? सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 12। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार वापस बोलो, कौन कौन सा? 4, 13 एंड 12। यहां तक आइडिया क्लियर है? नाउ सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 13 एंड 12 इज अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करना है तो सेक्शन नंबर 4 वर्क करता है। कौन सा सेक्शन वर्क करता है? 4। और रजिस्टर्ड ऑफिस का मीनिंग सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि ऐसी जगह जहां से कंपनी किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकती है, और जिस जगह पे कोई भी थर्ड पर्सन कंपनी से कम्युनिकेट कर सकता है, उस जगह को हम रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं। A physical place from where company makes a communication with everyone or everyone can communicate with the company will be called as registered office। ये सेक्शन 4 में बोला है, ठीक है, कि रजिस्टर्ड ऑफिस है क्या। तो डेफिनेशन रजिस्टर्ड ऑफिस के सेक्शन 4। फिर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करना है तो सेक्शन नंबर 12 कहता है, अब सेक्शन 12 एक्टिव हो गया, वो सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का है। इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप भी करना है, और उन्हीं 30 डेज के अंदर तुमने INC 22 ROC को फाइल भी करना है, यह बोलते हुए कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस सेट कर दिया है। सो 30 डेज, ये प्रोसेस पहले अलग था, इसमें अमेंडमेंट आया है। पहले था 30 डेज प्लस 15 वगैरह, अब कुछ नहीं। 30 डेज में सेटअप भी करना है, और उन्हीं 30 डेज में आपको ROC को भी बोलना है कि सेटअप हो चुका है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। ये हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस सेट, कोई दिक्कत नहीं। हां, इसके बाद में यहां पे आप कह सकते हो एक सेक्शन इसके बाद एक्टिव होता है यहां पे, जो है 10A, पर 10A हम अलग से देखेंगे। एक बार तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस सेट हो गया ना, तो 10A के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि सच में रजिस्टर्ड ऑफिस सेट किया है क्या। ना व्हाट इज फिजिकल वेरिफिकेशन? आपने शायद सुना होगा इंडिया में 15,30,000 कंपनीज है। बोलो हाँ ना, मैंने बताया था 15,30,000 प्लस। अभी भी ऐसा कहा जाता है 15,30,000 कंपनीज में से नियर टू 50 to 70,000 कंपनीज ऐसी है जो सिर्फ नाम के लिए बनाई है, प्रॉफिट घुमाने के लिए बनाई है, इसलिए बनाई है क्योंकि टैक्स बचा सके, ठीक है, या जिनमें कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रहा है। यू नो दैट केस दिनशॉ वाणिज्य पेटेंट। दिनशॉ वाणिज्य पेटेंट ने उसे 4 कंपनी बनाई थी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। उसी प्रकार ऐसा कहा जाता है आज के डेट में भी 60 से 70,000 कंपनी ऐसी है जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाई गई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है उन कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करने के लिए कोई ओनरशिप वाली जगह नहीं लगती। रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करने के लिए रेंटेड प्रीमाइसेस भी चलता है। इवन तुम्हारा खुद का जो घर है, उस घर का जो तुम्हारा खुद का पर्सनल रूम है, दैट रूम कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो कंपनी सच में एग्जिस्ट कर रही है या क्या सिर्फ फेक कंपनी बनाया गया है प्रॉफिट शफल करने के लिए, ये चेक करने के लिए टेने को एक्टिवेट करना पड़ता है। और टेने इसी वजह से आया है जो कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन हुए बगैर कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो ही तुम्हें हक है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तुम करो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा ना। उसके लिए स्पेसिफिक ई फॉर्म भी आया है 20A। कौन सा ई फॉर्म आया बोले एक बार से? 20A। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने याद रखना है, टेने में हम वापस से देखेंगे। एक बार तुम्हारा फिजिकल ऑफिस वेरीफाई वगैरह हो गया, कंपनी चलने लग गई, और कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोले एक बार से? शिफ्ट। तो तुम रजिस्टर्ड ऑफिस बच्चों कुछ 5 तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हो बोले एक बार से? 5 ना। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि 5 तरीके कौन कौन से। तो बोर्ड के ऊपर 5 तरीके मैंने आपको दिए हैं। सबसे पहला तरीका, हालांकि इसके लिए एक्शन करते जरा, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, ठीक है। जैसे तुम कॉलेज में गए तो तुमने ये हरकतें तो की होगी ना जीवन में, हाँ ना, गली गली में फिरना, ये सुनो। तो जरा मेरे साथ साथ कॉलेज गए हमारे पे 11वीं 12वीं बे, कि वो भी नहीं गए? अरे वो तो कोविड था सर, हाँ ना, तुम कोविड में पास आउट हो 12वीं? ये एग्जाम देके पास हुए बाकायदा। कुछ लोगों के चेहरे सर भला हो उस वायरस का।
नालायक लोग। आ जाओ, बोलो इसकी गली से उसकी गली तक। ये तो तुम्हारे साथ हुआ होगा ना कई बार, है ना बेटा? गली गली, ये कौन सी गली है? इसकी गली कौन सी? अबे हाथ बांधने नहीं है, गली दिखानी है भाई। पतली नालक, पतली गली नहीं, बोल इसकी गली से उसकी गली तक, इसकी शिटी से उसकी शिटी तक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वापस से, इसकी गली से, इसकी गली से उसकी गली तक नहीं, नालायक। वापस से, इसकी गली से उसकी गली तक, इसकी शिट्टी से उसकी शिट्टी तक, एक्स से लेके करंट वाली तक, आलिया भट्ट से अर्जुन कपूर तक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना? क्या? वापस बोलो एक बार, इसकी गली से उसकी, इसकी शिट्टी। कैसी गली है जीवन में तुम्हें? इसकी गली से, वापस इसकी गली से उसकी गली तक। जरा जोश दिखाओ, गलियों में घूमते वक्त तो बड़ा जोश दिखा रहे थे तुम। और गलियां कौन सी? नालक। इसकी गली से उसकी गली तक, इसकी सिटी से उसकी सिटी तक, एक्स वाली से करंट वाली तक, अर्जुन कपूर से आलिया भट्ट तक। कंसेप्ट समझ में आया? इतने तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकता है। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सर क्या बुलवा रहे हो? इसकी गली से उसकी गली, मतलब एक ही सिटी में तुम गली गली फिर रहे हो, है ना? गाते हम उस गली जा रहे हैं, गाना सुना नहीं है तुम? आतिफ असलम का। अच्छा हुआ नहीं सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेट्स गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो नॉर्मली आप एक ही सिटी में एक जगह से दूसरे जगह ऑफिस शिफ्ट करे हो। जैसे तुम दिल्ली में हो, दिल्ली में तुम्हारा ऑफिस लेट्स से इंडिया गेट पे है। इंडिया गेट पे 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड चलती है, वो रास्ता है 10 जनता, तुमने वो रास्ते के बीचों बीच ऑफिस डाल दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड भी आजू बाजू से हो रही है, राष्ट्रपति तुम्हारे ऑफिस के ऊपर ही खड़े हैं सब देखने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एक बार फिर राष्ट्रपति तुम्हारे पास आए, मोदी जी आए, बोले मित्रों, बोले तुमने बोला मैं अकेला ही हूं, मित्रों कौन? तो बोले तुमने यह जो ऑफिस लगाया है कृपया इसको कहीं और लेके जाए। तो तुम्हें वो मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। तो तुम ऑफिस इंडिया गेट से लेके चले गए कुत्ता बीमार पे। कहां लेके चले गए? क्या हुआ? सो तुम ऑफिस लेके चले गए कुतुब मीनार पे। कहां लेके गए बोले एक बार? कुतुब मीनार। अब इंडिया गेट से ऑफिस कुतुब मीनार है तो दिल्ली में ही। तुमने अगर सुना होगा जनरल मीटिंग का प्लेस वो होता है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, या वो सिटी होता है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। क्या मैंने जनरल मीटिंग का प्लेस चेंज किया तो उनको पूछने की कोई जरूरत है क्या? वैसे भी दिल्ली में स्टेडियम बुक हो रहा था, अभी वहीं हो रहा है। क्लियर है? तो हम यहां जनरल मीटिंग को नहीं पूछने वाले, यहां हमसे बोर्ड का अप्रूवल लेंगे, आरओसी को फाइलिंग करेंगे, बात खत्म। वो भी आईएनसी 22। आईएनसी कौन सा? 22, जो सेटअप के वक्त फाइल किया था वही वाला। गलियां चेंज हो रही है, आशिक तो वही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले यस नो। आइडिया क्लियर है? फिर तुमने ऑफिस चेंज करने का सोचा। समझो तुम्हारा ऑफिस था मरीन ड्राइव मुंबई पे। कहां बोले एक बार? उसे मरीन ड्राइव मुंबई पे, मस्त वो क्वींस नेकलेस, लोग रात को वहां पे घूमते ना, शाम को शाम को वहां घूमते ना इधर हरियाली देखते हुए। हाँ या ना? ये सुनो। तो तुम वहां पे ऑफिस था, वहां से तुमने वो शिफ्ट किया मेरे घर अमरावती के वहां पे। आपको पता होगा नहीं पता होगा, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, पुणे मुंबई। मुंबई आरओसी का टेरिटोरी जान लो। अब वैसे भी तुम महाराष्ट्र में हो, बाकी लोग भी जान लो, कभी आपको महाराष्ट्र आने की जरूरत पड़े, बिकॉज मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना? सो मुंबई आरओसी का टेरिटोरी है मुंबई कोकण सबर्ब्स, मुंबई कोकण एंड विदर्भ। एंड क्या बोले एक बार? विदर्भ। ऐसा है ना अपना महाराष्ट्र, ऐसा कुछ तो है ना? तो मुंबई कोकण सबर्ब और विदर्भ, कौन सा वाला है? एक बार जोर से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है। सो एक बार वापस बोलो, कौन सा बोलेगा? मुंबई कोकण सबर्ब नीचे और इधर विदर्भ। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ है ना? फिर जो बीच के सब रहते हैं दैट इज मराठवाड़ा, उसके बाद पुणे, नीचे वाले सब एरियाज, तो उसके लिए पुणे आरओसी। कौन सा आरओसी बोले एक बार? पुणे। कंसेप्ट समझ में? अब तुम मुंबई से लेके गए अमरावती, दोनों एक ही आरओसी में आ रहा है मुंबई।
लेकिन जनरल मीटिंग का प्लेस चेंज हो गया मेरे भाई, तो बोर्ड का ऑर्डिनरी और जनरल मीटिंग का प्लेस हो गया तो जनरल मीटिंग का स्पेशल। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। ये हो गया इसकी सिटी से लेके उसकी सिटी तक, कंसेप्ट समझ में? ये गली से वो गली एक सिटी में, इसकी सिटी से उसकी सिटी सेम आरओसी में, आरओसी चेंज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में एक्स वाली से करंट वाली तक। पुराने आरओसी को तुमने धोखा दे दिया और तुम नए आरओसी में जाना चाहते हो। स्टेट सेम है, स्टेट सेम है। तो मैं अगर मरीन ड्राइव मुंबई से पुणे में ऑफिस लाना चाहता हूं, पुणे तिथे काय होणे, कहां लाना चाहता हूं बोले एक बार, पुणे में। सो मुंबई मरीन ड्राइव से मैंने पुणे में ऑफिस लाया, स्टेट सेम है महाराष्ट्र। तो ऐसी सिचुएशन में आरओसी चेंज हुआ है, तो आपको बोर्ड का देखो एक एक रेजोल्यूशन बढ़ रहा है। पहले से बोर्ड का ऑर्डिनरी था, फिर जनरल मीटिंग का स्पेशल ऐड हुआ, अब आरओसी चेंज हुआ, तो एक्स को छोड़ के करंट वाली पे आ रहे हो तो दोनों को पूछना पड़ेगा ना, उसको एटलीस्ट बोलना पड़ेगा इट इज नॉट यू इट इज मी, यू विल फाइंड समवन बेटर, सिंपली मैं काट रहा हूं, क्लियर है? और इसको इधर आके प्रपोज अपोज करना पड़ेगा, हाँ है ना? अरे बोलो ना सर ना, प्रपोज करना पड़ता है ना अच्छे से, गुलाब गुलाब का फूल वूल देखे। वो कौन सा किंग गाना गाता है, कौन सा वो, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, बहुत ही कच्चे हो गाने में तुम, मतलब मुझसे भी कच्चे हो जीवन में, तुम मान मेरी, हाँ वो वाला, ठीक है? तो दिस वन, यहां पे तुमको एक्स को बोलना है तेरा कट गया, यहां पे बोलना है तेरा मैं आगे जाके काटेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। तो दोनों आरओसी का अप्रूवल आ गया जीवन में, बोलो यस और नो। सबसे आखिरी अर्जुन कपूर से आलिया भट्ट। सर तुम ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दोनों का एक ही पिक्चर है, 2 स्टेट्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। तो अरे तो स्टेट चेंज हो रहा है ना, चक्के चकना, सिर्फ चकना, समझ में आया? तो 2 स्टेट्स। कितने स्टेट्स बोले एक बार? 2 स्टेट। अगर तुम शिफ्ट हो रहे हो महाराष्ट्र से और तुमको पता चला मोदी जी एक दिन आए, मित्रों आज रात 12 बजे से तुम जम्मू कश्मीर में भी बिजनेस कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अभी तो भैया यूनियन टेरिटरी है। तो तुमने सोचा अब मैं हिमालय की वादियों में ही बिजनेस खोलूंगा। समझ में आया सबको? हाँ या ना? वो ऊपर से तुमने गाने तो सुने थे, कश्मीर की कली हूं मैं वगैरह, हाँ या ना? हाँ। तो कुछ लोग वो मोटिवेशन में चले गए। तो महाराष्ट्र तुमने ऑफिस डाल दिया जम्मू कश्मीर में, कहां डाल दिया? जब स्टेट चेंज हो गया, अब एक एक अप्रूवल ऐड करते जाओ। बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल, स्टेट चेंज हो गया, सीजी अप्रूवल। कौन सा अप्रूवल? सीजी। 4 चीजें एक बार वापस से बोलो, और अब ये गली से वो गली के साथ अप्रूवल भी बोलो, ठीक है? वापस सब जन एक्शन करेंगे, जो एक्शन नहीं करेगा उसकी शादी में इमेजिन कर लो, इसकी गली से क्या बोले एक बार, जो से उसकी गली तक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रिजोल्यूशन? ऑर्डर। इसकी सिटी से लेके उसकी सिटी तक बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल। एक्स से करंट वाले तक बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, एक्स का और करंट दोनों आरओसी का अप्रूवल। और आलिया भट्ट से अर्जुन कपूर तक बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल, सीजी अप्रूवल। पर एक और केस होता है जो तुमने शायद सुना ही नहीं होगा, जो नहीं पढ़े मुझसे उनको शायद होगा ये। तुम स्टेट चेंज कर लो पर आरओसी सेम हो सकता है। सरकार मजाक कर ले हो भैया, 37 स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज के लिए सिर्फ 25 आरओसीज है, उसमें भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2-2 खा गए। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे कुछ स्टेट है जो एक ही आरओसी में आ सकते हैं, जैसे आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वो वाला एरिया, वो इंडिया का वो वाला एरिया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में तुम अगर आसाम से ऑफिस ट्रांसफर करो मेघालय में, आरओसी तो एक ही है, तो उस केस में कौन सा अप्रूवल? कैन यू टेल मी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेस, दोनों आरओसी अप्रूवल लगेगा? सीजी अप्रूवल लग सकता है, सीजी अप्रूवल लग सकता है। यहां तक समझ में आया? तो उसमें 3 ही अप्रूवल, बोर्ड ऑर्डिनरी, जीएमएसआर, सीजी अप्रूवल। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। दिस इज 5th वन। बहुत सारे बच्चों के बुक के अंदर ये होगा नहीं, ठीक है? पर इसके लिए मैं आपको सेपरेट चार्ट दे रहा हूं जिसके अंदर 5 केसेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है? कि कौन से केस में क्या होता है, कौन से केसेस में नहीं होता है। हाँ, जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे उनके रजिस्टर में लिखा होगा ये, ठीक है? मैंने लिखवा के तो दिया ही था, ठीक है? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखा। पर बात यहां खत्म नहीं होती,
बात यहां खत्म नहीं होती। ये तो हमने अप्रूवल देखे, प्रोसेस क्या है, अप्रूवल देखे। जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी नोटिफिकेशन देना है 2 न्यूज़पेपर में, वो प्रोसेस था, यहां पे भी तो कुछ प्रोसेस रहेगा। तो अब जरा प्रोसेस देखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एंड में अपन सब कंबाइन कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस की तरफ ध्यान दो, और खतरनाक प्रोसेस है, ठीक है, खतरनाक प्रोसेस है, बहुत अच्छे से ध्यान दो प्लीज, ठीक है। ये जितने भी कैटेगरीज है ना गाइस, इन कैटेगरीज को तुम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। ऐसा जिसमें आरओसी सेम है, और ऐसा जिसमें आरओसी चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट वाला ये गली से वो गली, सेकंड वाला ये सिटी से वो सिटी, एंड फिफ्थ वाला स्पेशल केस, इन तीनों में सेम आरओसी है। तो पहले सेम आरओसी की प्रोसेस देख लो। सेम आरओसी की रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया, सॉरी दिस वन, ये वाला लास्ट वाला सेम आरओसी का ये प्रोसेस। तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया, जिस दिन तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर लिया, सीधा INC 22 फाइल कर लो। 30 दिन में आरओसी सेम ही है, तो उसी आरओसी को फाइल करना है। ये बोलना है एड्रेस चेंज हो गया, बात खत्म। तो सेम आरओसी जो 3 केसेस थे वो तो खत्म हो गए, पहला, दूसरा और पांचवा। पहला ये गली से वो गली, दूसरा ये सिटी से वो सिटी, और पांचवा ये स्टेट से वो स्टेट, बट तीनों में सेम आरओसी है। तो तुमने सिर्फ INC 22 जो सेटअप के लिए फॉर्म है वही चेंज कर ले, क्योंकि आरओसी चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि क्या चेंज नहीं हो रहा? आरओसी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके इसके आंसर राइटिंग पॉइंट इमेजिन करो, इसके आंसर राइटिंग पॉइंट क्या होंगे? पॉइंट नंबर 1 रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, पॉइंट नंबर 2 जो भी अप्रूवल है वो ABC पॉइंट में, जितने अप्रूवल है ABC पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 प्रोसेस के अंदर आफ्टर शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फाइल INC 22 विद द आरओसी, गेम ओवर, शिफ्टिंग खत्म। आंसर राइटिंग पॉइंट दिमाग में छपने चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले वैसा ना। तकलीफ है जहां 2 आरओसी शिफ्ट हो रहे हैं, एक्स से लेके करंट वाली तक, और 2 स्टेट्स चेंज करने में तो आरओसी कई बार शिफ्ट होता है। तो उसमें प्रोसेस क्या है, वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत अच्छे से ध्यान, दिस इज द प्रोसेस। सबसे पहले कंपनी ने INC 23 इमीडिएट नेक्स्ट फॉर्म, क्योंकि आरओसी चेंज हो रहा है, INC 23 फाइल करना है पहले आरओसी को। जैसे तुम मुंबई से जा रहे हो पूना, तो पहले मुंबई आरओसी को बोलो ओके, यू डिजर्व समवन बेटर, इट इज नॉट यू इट इज मी, तेरा कट गया, ठीक है, ब्रैकेट में। ये पहले आरओसी को बोलो मुंबई, फिर वो आरओसी तुमको 30 डेज में रिप्लाई देगा। सी हियर 30 डेज रिप्लाई लिखा है, कितने दिन में रिप्लाई लेगा? 30 डे, और बोलेगा ओके जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आया? फिर वहां से तुम करंट वाली के पास जाओ। कितने डेज में जाना है करंट वाली के पास? 60 डेज। 30 डेज में रिप्लाई आ रहा है, उसके नेक्स्ट 60 डेज में तुम करंट वाली के पास जा रहे हो, पुणे आरओसी। उसको सेम INC 23 फाइल कर रहे हो जो तुमने मुंबई को दिया था, और उसने तुमको एक्नॉलेज करके दिया ओके शिफ्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस। क्योंकि उसका अप्रूवल लेके नई वाली के पास जाओगे ना, नहीं तो नई वाली थोड़ी सुखी रहेगी, वो तो पूछेगी एक्स वाली का क्या, कितने बार मिलने जाओगे उससे, बोलो हाँ या ना। तो तुम 30 डेज में रिप्लाई आने के बाद ही उसके पास जा सकते हो। आइडिया क्लियर है? सो 60 डेज में आप उसके पास जाओ, क्लियर है? उसको बोलो कि मैं तुम्हारा, ठीक है, तुम मानने मेरी जान, ऐ खुदा कट गया, समझ में? तो उसको बोलो 60 डेज जाने के बाद कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, और फिर वो तुमको 30 डेज में रिप्लाई लेगा कि हाँ ठीक है, तू मेरा मैं तेरा, दोनों का कट गया एक्सेट्रा, जो भी है। कंसेप्ट समझ में? सो 30-60 का प्रोसेस है, 30-60-90, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, शौकीन लग रहे हो सब? हाँ। सो INC 23 किसको फाइल करना है बोले एक बार? फर्स्ट आरओसी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो 30 डेज में INC 23 फाइलिंग की बात करते हैं। INC 23 वॉलंटरीली इमीडिएटली, सी INC 23 फर्स्ट आरओसी को फाइल करने का समय नहीं है, क्योंकि फाइल किए बगैर तो तुम्हारा प्रोसेस ही शुरू नहीं होगा। प्रोसेस ही शुरू नहीं होगा तो टाइम लिमिट कहां से गिनोगे? तो 23 का फर्स्ट फाइलिंग वॉलंटरी है, कि जब तुम्हारे मन में आया और तुम्हारा डिसीजन हो गया, बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हो गया, तो 23 पहले आरओसी को फाइल करो, भाई जा रहे, ठीक है। फिर उसका रिप्लाई आएगा 30 डेज में। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 23 फाइलिंग में ही 30 डेज लिख देते हैं। नहीं, 23 फाइलिंग में टाइम लिमिट नहीं, उसके रिप्लाई में 30 डेज का टाइम लिमिट है। फिर 60 डेज में दूसरे आरओसी के पास जाओ, और फिर वहां से वापस, दोनों रिप्लाई 30 डेज के है, इन बिटवीन टाइम ट्रांजिशन 60 डेज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ऐसा ना। तो ये तुमको पॉइंट वाइज लिखते आना चाहिए। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अब इसको थोड़ा सा फ्रेम करने की कोशिश करो।
आरओसी शिफ्टिंग में पहला पॉइंट कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, दूसरा पॉइंट के अंदर सब अप्रूवल, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी, दोनों आरओसी का अप्रूवल, ठीक है। अब तूने दोनों आरओसी का अप्रूवल लिख दिया, चलो स्ट्रेट होगा तो सीजी भी लिख दो। पॉइंट नंबर 3 में द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एज फॉलोज, उसके अंदर सब पॉइंट ए, फाइल INC 23 विद द फर्स्ट आरओसी। पॉइंट नंबर सब पॉइंट बी, इट विल रिप्लाई विद इन 30 days। सब पॉइंट सी, फाइल सेम INC 23 विद द सेकंड आरओसी विद इन 60 days। सब पॉइंट डी, रिप्लाई विद इन 30 days। लास्ट मेन पॉइंट, रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी शिफ्टेड इन अबाउ प्रोसेस। गेम ओवर। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, सर ना कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। यह है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है और रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग क्या है, इसके हिसाब से मैंने एक और चार्ट बनाया है, जिनको नहीं समझा उनके लिए। सी दिस, सबसे पहला विद इन द सिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी। इंटरसिटी सेम आरओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल। इंटरसिटी डिफरेंट आरओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल। इंटरस्टेट बोर्ड ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग स्पेशल, दोनों आरओसी अप्रूवल, सीजी अप्रूवल। इंटरस्टेट बट सेम आरओसी, बोर्ड ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग स्पेशल, सीजी अप्रूवल। अब इसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, रेड कलर में मैंने लाइन दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, दो सिंपल स्टेप्स। शिफ्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस INC 22 फाइल कर दो शिफ्टिंग के लिए, क्लियर है। और जो सेकंड एंड थर्ड है, जहां आरओसी शिफ्ट हो रहा है, ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया है, देखो शिफ्टिंग अप्रूवल मिलना चाहिए। फाइल INC 23 विद द आरओसी 1, रिप्लाई ऑफ आरओसी 1 विद इन 30 days, फाइल INC 23 विद द आरओसी 2 विद इन 60 days एंड रिप्लाई विद इन 30 days। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? और यही चार्ट तुम्हारा आंसर राइटिंग पॉइंट भी बनना चाहिए। ऊपर के पॉइंट्स तुम्हारे अप्रूवल है, नीचे के पॉइंट्स तुम्हारी प्रोसेस है, इसके ऊपर एक मेन पॉइंट आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर नो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? इस हिसाब से दिमाग में फिट होना चाहिए। क्लियर है? यह डायग्राम तुम्हारे बुक में नहीं होगा शायद, कि है? चेक कीजिए। नहीं, लिख लीजिए फटाफट, तुरंत से भी पहले लिख लेना। इसमें पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस एक सिंगल डायग्राम में आ रहा है, और बहुत फास्ट लिखना, एकदम फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है कि कृपया बोलिएगा। Sixty days from the expiry of 30 days or from the reply, whichever is earlier.
हो गया सबका? डन एवरीबॉडी? ओके। अब कुछ केसेस में ऐसा होगा, आपको मैंने एक चीज ऑलरेडी बताई थी और दिखाई भी थी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसीज ये स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे आते हैं। और हमने रीजनल डायरेक्टर्स भी देखे थे, अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखा था हमने कंपनीज एक्ट का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे दो फील्ड्स, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा जुडिशियल। कुछ याद आया? एडमिनिस्ट्रेटिव में आरडी देखे थे ना, रीजनल डायरेक्टर्स। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि तुम्हारी जब स्टेट चेंज होती है तो वो रीजनल डायरेक्टर का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? आरडी। पर वो बहुत ड्रास्टिक स्टेट चेंज है। फॉर एग्जाम्पल तुम स्टेट में महाराष्ट्र से तमिलनाडु में चले गए तो रीजन चेंज हो रहा है, जहां रीजन चेंज है वहां रीजनल, पर रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल सेपरेट नहीं लगता है, वो आपको आरओसी के थ्रू मिल जाता है। किसके थ्रू मिल जाता है? आरओसी। ऐसा कैसे होगा कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आरओसी का अलग, रीजनल डायरेक्टर का अलग, सीजी का अलग। चलो सीजी आरओसी समझ सकते हैं क्योंकि आरओसी स्टेट लेवल अथॉरिटी, सीजी सेंट्रल लेवल, पर आप रीजनल डायरेक्टर का भी अप्रूवल सेपरेट लोगे तो मिल जाता है। तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा लिखा मिलेगा आपको बहुत सारी जगह पे कि भाई रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल, तो घबराना मत। इट इज जस्ट चेंज इन रीजन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए रीजनल डायरेक्टर को नोटिफाई करके रखते हैं। क्लियर है कंसेप्ट सबको? और कभी भी आपको एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आया कि जम्मू कश्मीर में कन्याकुमारी जा रहा है, लिख देना रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल, एनीवेज रीजन डिफरेंट है तो कुछ गलत तो होगा नहीं, है ना? तो ये चीज को आपने याद रखना, दैट इज आरडी अप्रूवल। कौन सा अप्रूवल बोले एक बार? आरडी। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चल, यहां रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग आपका होता है खत्म। नाउ हम जा रहे हैं अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज के ऊपर। कौन से क्लॉज के ऊपर बोले एक बार? अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। अब मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। नाउ अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज के लिए ना अपने बुक के अंदर या अपने सिलेबस के अंदर कैपिटल क्लॉज के दो सेक्शन है। कितने सेक्शन है बोले एक बार? जो से दो। नाउ दो सेक्शन कौन से कैपिटल क्लॉज अल्ट्रेशन के? तो सबसे पहला सेक्शन जो कैपिटल क्लॉज अल्ट्रेशन का आता है वो है सेक्शन नंबर 13, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ यमयोये। अमेंडमेंट ऑफ क्या बोले एक बार? यमयोये, कि मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन में कैपिटल भी अल्टर हो जाएगा। और एक आता है जो स्पेसिफिक 61 नंबर का सेक्शन है, कौन से चैप्टर से बिलोंग होगा? कैन यू टेल मी? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब सेक्शन नंबर 13 बोलता है कि कैपिटल क्लॉज अल्टर करने के लिए जीएमएसआर चाहिए, क्योंकि एक्चुअल सेक्शन 13 इज अबाउट अमेंडमेंट ऑफ एमओए और वो कहता है मेमोरेंडम अमेंड करने के लिए जीएमएसआर चाहिए। मेमोरेंडम ही अमेंड करने के लिए तो वो जीएमएसआर कैपिटल क्लॉज के लिए भी लगेगा। बोलो हाँ या ना? और सेक्शन 61 है जो बोलता है कि कैपिटल अल्टर करने के लिए जीएमओआर चाहिए। कैपिटल अल्टर करने के लिए जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? ऑर्डिनल। अरे तो गलत बात, मानू किसका? ये तो वो घरवाली बाहर वाली वाला केस हो गया ना, जो स्पेसिफिकली तुम्हारी वाली है सेक्शन 61 अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, ये तो घरवाली हो गई। और जो सेक्शन 13 है वो सातों क्लॉजेस के बारे में बात करता है, सातों से कनेक्शन रखता है। बोलो हाँ या ना? ये तो बाहर वाली हो गई। बाहर बताओ किसका सुने, घर वाली या बाहर वाली? कौन कहां ओवरराइड करती है, घर वाली या बाहर वाली ओवरराइड करेगी? घर वाली ओवरराइड करेगी। बोलो, घर वाली ओवरराइड करेगी या बाहर वाली ओवरराइड करेगी? जोर से बोलो, कौन ओवरराइड करेगा, घर वाली या वो बाहर वाली? ओवरराइड में मत जाओ नालायक लोग, ओवरराइड करेगा उसमें भी इंटरेस्ट है तुमको जीवन में। घर वाली या बाहर वाली? जोर से बोलो, कौन ओवरराइड करे? एंड में जाओगे किसके पास? एंड में आसरा कौन है? मकान को घर कौन बनाता है? देखो, बाहर वाली से प्यार ठीक है, पर डिपेंड तो घर वाली पे ही रहना पड़ेगा ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, घर वाली विल ऑलवेज ओवरराइड बाहर वाली। कंसेप्ट समझ में आया?
दैट इज स्पेसिफिक विल ऑलवेज ओवरराइड जनरल. स्पेसिफिक विल ऑलवेज ओवरराइड जनरल. दैट्स वाई कैपिटल अल्ट्रेशन में GMSR नहीं लगता, GMOR ही लगता. और आधी पब्लिक को ये मालूम ही. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आधी पब्लिक कैपिटल क्लॉज अल्ट्रेशन GMSR लिखा है उधर 61 उसी के लिए बनाया है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ऐसा ना. अरे जोर से बोलो ऐसा ना. नाउ आप अगर देखो तो GMSR जो है ना वो ज्यादा सीवियर रिजोल्यूशन है. GMOR कम सीवियर रिजोल्यूशन है. नॉर्मली अगर आप सीवियरिटी के हिसाब से देखो तो GMSR ने OR को ओवरराइड करना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि GMOR का 61 स्पेसिफिक सेक्शन है एंड 13 ये जनरलाइज सेक्शन है सभी क्लॉजेस के लिए. तो इस हिसाब से कौन सा रिजोल्यूशन लगेगा? जनरल मीटिंग का ऑर्डर. इसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर जो तुम्हारे सिलेबस में है उसके हिसाब से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले एक बार सर ना. कैपिटल क्लॉज 5 तरीके से अल्टर होता है. कितने तरीके से? बढ़ा दो, घटा दो, काट दो, नहीं रहे नालायक, जो भी बोलना है जीवन में, जमा कर दो, कन्वर्जन. समझ में आ रहा है? सो कितने तरीके से हो सकता है? इंक्रीज, डिक्रीज, डिवाइड, कंसोलिडेट, कन्वर्ट. इंक्रीज मालूम है, शेयर कैपिटल ज्यादा इशू कर दो इंक्रीज होगा. बायबैक कर लो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर लो, डिक्रीज होगा. डिवीजन ये थोड़ा खास है. अगर 10 रुपए के एक फेस वैल्यू वाले शेयर को आपने 1-1 रुपए के 10 शेयर में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट जिसको कहा जाता है, दैट इज डिवीजन. SBI कर चुका है. 10 रुपए के शेयर को 1-1 रुपए के 10 शेयर्स, दैट इज स्प्लिट. कंसोलिडेशन इसका एग्जैक्ट अपोजिट. स्प्लिट का अपोजिट कंसोलिडेशन. 1-1 रुपए के 10 शेयर्स को 10 का 1 बना दो, दैट इज कंसोलिडेशन. कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी. शेयर्स में एक ही टाइप का कन्वर्जन होता है, प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी. इक्विटी टू प्रेफरेंस कभी नहीं होता. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ऐसा ना. ये चीज को याद रखना. ये जितने भी आप करो इनके लिए जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डर. सर सर आपने बोला जनरल मीटिंग का डिक्रीज इन कैपिटल के लिए भी. जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन से कैपिटल के लिए? डिक्रीज. पर सर हमने बीबी सुना है बाईबैक. उसमें सेक्शन 68 में बोला है कि अगर बायबैक 10% के ऊपर और 25% के नीचे करते हैं तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है. तुमने बोला ऑर्डिनरी, इसने बोला स्पेशल, क्या करे? ऑर्डिनरी या स्पेशल? ऑर्डिनरी या स्पेशल? जैसे बायबैक बीबी. अब देखो अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल अगर आप कंपेयर करो बीबी से, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल करो कंपेयर बीबी से, तो बीबी इज अगेन मोर स्पेसिफिक और उसके सामने अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल जनरल लगेगा. रूल सिंपल है, स्पेसिफिक विल ओवरराइड जनरल. तो आई नो घर वाली ओवरराइड्स बाहर वाली, बट बीबी ओवरराइड्स घर वाली. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, बीबी ओवरराइड्स घर. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो. बीबी ओवरराइड्स घर. ऐसे जितने भी स्पेसिफिक सेक्शन है, क्या नालक, ऐसे जितने भी स्पेसिफिक सेक्शन है, 68, 66, 69 नहीं भिकार चोट मानुस, 69 जीवन में, 68, 66, ऐसे जितने भी सेक्शन है जो और स्पेसिफिक है 61 से ज्यादा, उन सब के लिए आपको उन सेक्शंस के रिजोल्यूशन को मानना पड़ेगा. पक्का समझ में आया? अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल यहां होता है. कृपया लिख लो.
एक बार सेंटेंस बोल लो, घरवाली ओवरराइड्स बट बीबी ओवरराइड्स घर। क्या? बीवी ओवरराइड साली नहीं, नालायक। कठिन है। लोग लड़की देख के शादी करते, साली देख के शादी करेगा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बीवी क्या? बहुत उच्च। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया क्या सबको? जल्दी बोलिएगा। सर अगर घरवाली दो है तो इसे जिला क्यों नहीं घोषित कर देते? घरवाली दो है तो बोले। मैंने उस दिन न्यूज सुना, एक आदमी को 60 बच्चे हैं। तुमने सुना? एक आदमी को 60 बच्चे हैं और वो चौथी बीवी ढूंढ रहा है और नंबर बढ़ाने के लिए। मेरे को समझ, उसको जॉब वॉब नहीं है क्या कुछ जीवन के अंदर? बिजनेस जॉब कुछ है कि नहीं है? यही जॉब है ना मेन स्ट्रीम। नालायक। वहाँ जस्ट डायल का बायबैक का भी एग्जाम्पल लिखा है। जस्ट डायल ने 950 मार्केट वैल्यू का शेयर 1,500 में बायबैक किया था। इस लाइन में सर बहुत हार्ड वर्क है। कौन से लाइन में बढ़? अच्छा वो 60 बच्चों वाली, अच्छा बढ़िया। डन। चलो डन।
ऐसा ना गाइस। ओके नेक्स्ट। सो अगर कैपिटल क्लॉज हो गया तो मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कैपिटल क्लॉज एक बार रीड कर लो, ठीक है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार पूरा कैपिटल क्लॉज रीड कर लो। अच्छा, कैपिटल और सब्सक्रिप्शन क्लॉज को आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैपिटल लेता है उसी को हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं। तो अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो अल्ट्रेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो एक बार रीड कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। फिर हम लास्ट क्लॉज के ऊपर जाते हैं, लाइबिलिटी के ऊपर। डन एवरीबॉडी, पढ़ लिया सबने? ओके, अब मैं आखिरी क्लॉज के ऊपर जा रहा हूँ जो है लाइबिलिटी क्लॉज। पर लाइबिलिटी क्लॉज बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लाइबिलिटी अल्ट्रेशन ये थोड़ा सा तकलीफदायक बात है। कैसा बात है बोले एक बार, तकलीफदायक। जो लाइबिलिटी रिडक्शन का है, मैं आपको सिंपल स्टेटमेंट में बोल दूं तो आपको आसानी जाएगी। अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी क्लॉज की, तो लाइबिलिटी क्लॉज का अल्ट्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला जो है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और दूसरा है डिक्रीज इन लाइबिलिटी। पहला कौन सा बोले बाद उसे इंक्रीज। मैंने ऑलरेडी आपको जब जनरल लिमिटिंग का यूनिमस रेजोल्यूशन बताया था तो मैंने आपको ये मेंशन किया था कि जब आप लाइबिलिटी इंक्रीज करते हो तो जनरल लिमिटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, यूनानिमस। कौन सा लगता है बोले एक बार उसे, यूनानिमस। और ये चीज किसी सेक्शन के अंदर नहीं लिखी गई, बट दिस इज अ सब्सटेंस, क्योंकि आप लाइबिलिटी चेंज कर रहे हो तो यूनानिमस रेजोल्यूशन तो लगेगा ही। बोलो हाँ या ना। पर ये चीज आईसीआई ने कहीं बोली नहीं है, ये चीज आईसीआई ने कहीं पे भी बोली नहीं। डिक्रीज इन लाइबिलिटी का मतलब, एक तो आप अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कर रहे हो, जो अनलिमिटेड कंपनी है उसको आप लिमिटेड कर रहे हो। बोलो हाँ या ना। या तो फिर एग्जिस्टिंग लिमिटेड लाइबिलिटी को आप और रिड्यूस कर रहे हो। बोलो ऐसा ना। इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए तुम्हें लगता है जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन और एनसीएलटी का अप्रूवल। किसका अप्रूवल, एनसीएलटी, क्योंकि तुम तुम्हारी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो। इसका असर शेयर होल्डर पे नहीं हो रहा, क्रेडिटर पे हो रहा है। क्रेडिटर पे हो रहा है ना। बोलो हाँ है ना। तुम्हारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है मतलब क्रेडिटर तकलीफ में है, और क्रेडिटर रोते रोते किसके पास जाएगा, एनसीएलटी। तो इसलिए जीएमएसआर और एनसीएलटी। पर यह सब प्रवचन लिखा है सेक्शन 65 में। कौन से सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 60, जो सेक्शन ही आईसीआई ने डिलीट कर दिया है। ये सेक्शन शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर में से आईसीआई ने डिलीट कर दिया। तो एक आईसीआई ने लिखा ही नहीं है,
और दूसरा जो लिखा है वो भी उड़ा दिया है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या तंबूरा? हाँ, सिचुएशन वही है। मतलब एक्चुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं प्रमोट नहीं करूँ। रेगुलर बैच में मैं दोनों सेक्शन सिखाता हूँ, दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई सेंस नहीं है। पहला लिखा नहीं है और दूसरा डिलीट हो गया है। ठीक है, किसी को चाहिए तो फोटो खींच ले, लाइब्रेरी क्लॉज मैंने मेंशन किया, एक बार चाहिए तो रीड कर ले, उससे ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। गो फॉर इट फास्ट, फोटो खींच ले और रीड कर ले। सीए साहब लव यू सर। लव यू टू बेटा। एकदम क्यों प्यार जगह पर? घर वाली बाहर वाली देखे, हे भाई। सर अगर न्यू शेयर्स इशू करने के बाद भी ऑथोराइज कैपिटल चेंज नहीं होगी तो भी अल्ट्रेशन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल न्यू शेयर इशू करने के बाद चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल इज अ लिमिट, ऑथोराइज कैपिटल इज अ ब्लॉक। ऑथोराइज तुम अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल कर ही नहीं सकते अगर ऑथोराइज कैपिटल ऑलरेडी आपका अपर लेवल पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ऑथोराइज कैपिटल अगर 60 करोड़ है, तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर 50 करोड़ है इशूड कैपिटल, तो तुम 20-30 करोड़ से स्ट्रेट अवे नए शेयर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल पहले ही लिमिट के बाहर चाहिए, तो ही जाके अल्ट्रेशन अलाउड है। और उसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है आरओसी के साथ अप टू द नियरली 7% ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल अप्लाइड इन द केस ऑफ कंपनी। तो ऑथोराइज कैपिटल का और अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल का एक ही रिलेशन है कि ऑथोराइज कैपिटल ऑलरेडी बढ़ा हुआ होना चाहिए, जो तुमको नया कैपिटल ऐड करके जो लिमिट आएगी उसमें भी ऑलरेडी बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो तुमको अल्ट्रेशन अलाउड है, अदरवाइज अल्ट्रेशन भूल जाओ। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। चलो पढ़ लो एक बार लाइब्रेरी क्लॉज। ये फोटो निकालना है, निकाल लो। और बजट कैसा लगा सबको जीवन में? सुना नहीं सुना? कैसा रहा? ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, एटीसी उड़ा दिया। एटीसी उड़ा दिया, पता है ना? एटीसी पता है? वो उसमें इंश्योरेंस निकाले तो बेसिक डिडक्शन मिलता था, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में डाले तो 1.5 लाख मिलता था, वो सेक्शन उड़ा दिया और स्लैब रेट 7 लाख तक कर दिया। क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, ओल्ड वाइन न्यू बोतल चल रहा है। चलो लिख लो। इन्फ्लेशन हर साल 10-15% से बढ़ रहा, स्लैब रेट नहीं बढ़ता जीवन में। चलो फास्ट। Yes beta, change in subscribe capital normally leads to alteration of capital clause. Done everybody? Next. So यहाँ लाइबिलिटी क्लॉज अल्ट्रेशन खत्म हुआ। लाइबिलिटी का देखिए चीज बचती है नॉमिनेशन, वो ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया ओपीसी के केस में। INC2, INC3, INC4, INC5 याद आया क्या? एक बार सभी INCs बोल दो। INC1 एप्लीकेशन फॉर नेम, INC2 INC2 नॉमिनेशन, INC3 रिटर्न कंसेंट, INC4 भुला दिया तुझे है अलविदा तुझे, मुझे जीना है तेरे बिना। हंस कर नालाय को लिस्ट पढ़ो उसकी, दिया है INC1 से लेके 11 तक के सब याद करके देख रहे मेरे तरफ।
अच्छा ये थे क्या? हाँ ये तो पढ़ाए थे सर ने। हाँ ये वही वही है क्या? ये वही है, हाँ हाँ, ये तो वही है। अरे रे 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 रे, सुने सुने से लग रहे हैं ये। लग रहा है सुने सुने से। जोर से जो बोले सर ई फॉर्म, मुझे सुना सुना लागे, मुझे सुना सुना लागे, है ना? हो गए याद? आगे बढ़े? हाँ तो बोल लो कम से कम। बुक बन, कंपल्सरीली बन। किसी की बुक बन नहीं हो, उसके साइड वाले को मैं मारूंगा, याद रखना। INC 1 application for name, 2 nomination, 3 written consent, 4 change in nomination, 5 threshold, 6 conversion, 7 incorporation, 8 declaration, 9 affidavit या declaration, 10 गई भैंस, भैंस गया झुंड पानी में। 8 डिक्लेरेशन बाय CACS CMA, 9 डिक्लेरेशन और एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर, 10 ऑल्सो एफिडेविट या डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर और डायरेक्टर, 11 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रे नालायक लोगों। इधर तो मौन व्रत है, हम तो इस क्लास में है नहीं, इसलिए बेंच ही हमने अलग पकड़ लिया सर। सर्टिफिकेट ऑफ क्या बोले बाजू से? इनकॉर्पोरेशन। यहां तक याद है जीवन में? नसीब। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना। अब मैं तुमको एक सुंदर चीज दिखाऊं, सुंदर है, मस्त है एकदम, दिखाओ। प्यार से देखोगे? बोलो हाँ या ना। देखो, नेम क्लॉज, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, प्रवचन शुरू होता है। नेम क्लॉज सेक्शन 4 + 13 + 16, नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए, अब्यूजिव नहीं होना चाहिए, डिजायरेबल एज पर CGSG होना चाहिए। INC 1 में अप्लाई करना है, ROC को फेंक के मारना है, 20 दिन तक रिजर्व रहेगा, नया नाम अलॉट होगा। नया नाम वॉलेंट्री अल्टर कर रहे हो, कंपलसरी अल्टर कर रहे हो, वॉलेंट्री अल्टर GMSR PIRCG, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड में नो CG, INC 24, INC 25। नेक्स्ट वाला कंपलसरी अल्टरेशन है, सिमिलर नाम है, सिमिलर ट्रेडमार्क है, CG ऑर्डर, GMOR 3 मंथ्स, स्लिप यहां पे एप्लीकेशन कर सकता है कितने साल तक? 3 इयर्स। दूसरा वाला दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट मतलब मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी ऑब्जेक्ट। अल्टरेशन के लिए GMSR, रिफंड करो 25% मैक्सिमम, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, एक रीजनल और एक इंग्लिश, फाइल करो ROC के साथ 30 डे। नेक्स्ट वाला रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस जहां पे कंपनी कम्युनिकेशन करती है या कंपनी से कम्युनिकेशन करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में ROC को फाइल कर दो, सेटअप भी कर लो। अल्ट्रेशन करना है 5 तरीके, ये गली से वो गली, ये सिटी से वो सिटी, ये सिटी से वो सिटी बट डिफरेंट ROC, इंटर ROC, इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट बट सेम ROC। सबके अप्रूवल लिखे, नीचे प्रोसेस तुमने लिखी हुई है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाला लाइबिलिटी क्लॉज, ये तुम्हें अप्लीकेबल नहीं है पर मैंने बोल दिया कि भैया अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है GMUR, रिड्यूस करनी है GMSR, NCLT अप्रूवल, दोनों 30 दिन 3 महीने में फाइल कर दो। नॉमिनेशन क्लॉज INC 2, 3, 4 ओनली इन द केस ऑफ OP से लगेगा, 4, 13, 3। दिस इज द एंटायर चार्ट फॉर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंसेप्ट समझ में? करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जब पेज नंबर 2.30 पे देखा 2.30,
ऐसा क्यों चेहरे बनना है, पेज पे जाना पड़ता फिर दिखता कि पेज ही नहीं है 2.30। चलो डन, एवरीबॉडी देख लिया सबने, पूरा चार्ट दिख रहा है सबको। चलो यहां पे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है खाता। आइडिया क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वाला कंटेंट। और अभी हमको बच्चे और कुछे ये दोनों सेक्शन हमको लेने हैं, ठीक है। तो पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से। नाउ स्टार्ट, देखो सेक्शन नंबर 3 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया, 5 वेट करो आएगा, 6 के ऊपर जा रहे हैं, एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए। एमओए एओए को एक्ट ओवरराइड करेगा इन्होंने बोला है। एमओए इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम कौन सा डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल। एओए इज अ इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट है, इनको ओवरराइड करेगा बोले कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट ओवरराइड करेगा मतलब सिर्फ कंपनीज एक्ट ओवरराइड करेगा क्या, नहीं, साथ में डिपार्टमेंट के सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशन भी ओवरराइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी के केसेस भी ओवरराइड करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता, तो एनसीएलटी के केसेस भी इसको ओवरराइड करेंगे। अब एमओए को कंपनीज एक्ट ओवरराइड करेगा, बदले में एमओए किसको ओवरराइड करेंगे, तो एमओए एग्रीमेंट्स को ओवरराइड करेंगे जो थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हो। एग्रीमेंट्स जनरल मीटिंग रेजोल्यूशंस को ओवरराइड कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन को ओवरराइड कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन एम्प्लॉइज को ओवरराइड करेंगे, एम्प्लॉइज वर्कमैन को ओवरराइड करेंगे। मतलब अगर सिंपली देखा जाए तो कंपनीज एक्ट नीचे वाले सब लोगों को ओवरराइड कर सकता है, इंक्लूडिंग वर्कमैन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर ना। पर ये सिर्फ आधा सच है, पूरा सच बचा हुआ ऊपर का एरिया है। कंपनीज एक्ट को भी ओवरराइड करने वाले लॉज होते हैं जिनको कहा जाता है ओवरराइडिंग लॉज। कौन से लॉज बोले एक बार, ओवरराइडिंग। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ये लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होने वाला लॉ है जो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करेगा। क्लियर है कंसेप्ट। उसके बाद में बैंकिंग कंपनीज का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये वो लॉ है जो बैंकिंग कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करेगा। फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करेगा। दीज आर कॉल्ड एज ओवरराइडिंग लॉज। कौन से लॉज बोले एक बार, ओवरराइड। कि ये कंपनीज एक्ट का नहीं सुनते, इनमें कंपनी को वही फॉलो करना है जो इन लॉज ने बोला है। ओवरराइडिंग लॉज के ऊपर इंडिया के आते हैं बेस लॉज, जैसे इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दीज आर कॉल्ड एज बेस लॉज, जिन लॉज के ऊपर इंडिया के बाकी सब लॉज बनाए गए हैं। क्लियर है कंसेप्ट। सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किस लिए, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बोला है कि कोई बंदा मर्डरर है, इंडियन पिनल कोड में बोला है कोई बंदा मर्डर है, उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, वो तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर है, तो ऐसे सिचुएशन में तुम बोल रहे हो नहीं नहीं इसको प्रमोशन देना चाहिए क्योंकि उसने मर्डर किया। नो सेंस। क्लियर है। सो बेस लॉज विल ऑलवेज ओवरराइड ओवरराइडिंग लॉज, एंड बेस लॉ को ओवरराइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सब लॉज का स्रोत है। गंगोत्री, बहने वाले गंगा का गंगोत्री, यहां से सब लॉज बाहर निकले हैं। क्लियर है कंसेप्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरराइड करता है रीजनल लॉज, जैसे साउथ एशियाई रीजनल काउंसिल, जो तुमने बचपन में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश मिलके सार्क बनता है, साउथ एशिया रीजनल काउंसिल। दीज आर रीजनल लॉज कि देश के बीच में क्या ट्रीटी रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान की कितनी मारेगा। क्लियर है। तो दीज थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना। नीचे उसके ऊपर अगर कोई लॉ होता है तो होते हैं यूनाइटेड नेशंस के लॉज। यूनाइटेड नेशन मतलब दुनिया के 195 कंट्रीज को एक ही कोड फॉलो करना पड़ता है। जेनेवा ट्रीटी वगैरह आपने सुना होगा, जिसमें कि भैया कोई भी सोल्जर किसी भी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता दूसरे देश के। आप अगर सोल्जर्स को अरेस्ट कर रहे हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो हमने उनके 10-15 सोल्जर को जमा कर लिया हमारे यहाँ पे, तो हम कितने दिन तक उनको जमा रख सकते हैं, कौन कौन से टाइप का टॉर्चर कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर ट्रीटी में डिस्कस किया गया था यूनाइटेड नेशन के सामने। वर्ल्ड पीस समिट, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम, G20 समिट जो अभी पंतप्रधान मोदी ने गवर्न किया था, हाँ है ना। सो दीज आर यूनाइटेड नेशंस के करंट अफेयर लॉज जो बाकी सब नीचे की चीजों को राइड करते हैं। तो सेक्शन 6 में जो बोला है वो आधा सच है, पूरा सच ये है। ओ समझ में आया पक्का? नहीं बेटा, पेज नंबर 2.35 देख लो, उसमें सिर्फ ऐसा है, मैंने बोलते वक्त आपको एग्रीमेंट विल ओवरराइड जीएमएसआर बीएम बोला, पर वो उल्टा है। जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग विल ओवरराइड एग्रीमेंट्स, बिकॉज उसके हिसाब से एग्रीमेंट बनते हैं, ठीक है। तो वो एक सिर्फ चेंज याद रखना, वो मतलब जो आपके बुक में दिया है वो सही है, सिंपल, ठीक है, चेक कर लो।
सर हमारी याद आती है या नहीं, कवले कवले आपकी बैच में थे पहले, लगा क्या आपको इतना मिस किया, यू आर ट्रू जेम लव। ए भाई रुलाएगा क्या? थैंक यू सो मच हिमांशु बेटा। चलो पढ़ो तुम नालायक को। बूझे? समझा क्या? सेक्शन 6 यहां पे होता है खत्म। ठीक है, सेक्शन 6 होने के बाद 7 अपना हो चुका है। अरे हुआ है नहीं हुआ है? तो अभी हम जा रहे सेक्शन नंबर कौन सा? 8। आ जाइए सेक्शन 8 पे। नहीं 8 के पहले ना 15 16 15 17 कर लेते, क्योंकि मेमोरेंडम आर्टिकल के है तो दन नगर के हो जाएंगे मेमोरेंडम आर्टिकल, तो दिमाग को टेंशन नहीं रहेगा। आ जाइए 15 और 17 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स 15 17। आर यू रेडी गाइज? रेडी? आर यू रेडा? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। हम्बा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सेक्शन नंबर 15 है ऑल कॉपीज का, 17 है इंस्पेक्शन का। 15 का क्या बोले एक बार से ऑल कॉपीज, 17 का क्या बोले एक बार इंस्पेक्शन। बोला गया है, छोटू छोटू सेक्शन है, लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज में। बोला है कंपनी ने सभी मेमोरेंडम के अमेंडमेंट कॉपीज अभी तक के जितने अमेंडमेंट हुए सब मेंटेन करने हैं, और एक प्योर फाइनल मेमोरेंडम भी मेंटेन करना है उन लोगों के लिए जिनको फाइनल मेमोरेंडम एक्सपेक्ट करना है। तो कॉपीज मेंटेन मतलब दब के कॉपीज के नीचे मर जाओ बट फिर भी कॉपीज मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? और एक फाइनल कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने मेमोरेंडम के कॉपीज ठीक से मेंटेन नहीं किए और किसी को गलत कॉपी सबमिट कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में आपको 1000 रुपए पर कॉपी का पेनल्टी लग सकता है। ये सिर्फ सेक्शन 15 में बोला है, ज्यादा कुछ नहीं है। इन कॉपीज को इंस्पेक्ट करने का पावर दिया है मेंबर्स को कि जब चाहे तब इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फ्रैंकली बोलूं तो यमयो ये आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक, इससे मेरे को 2 डॉक्ट्राइन याद आए। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि एवरी पर्सन ट्रांजैक्टिंग विद अ कंपनी नो अबाउट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कि इफ यू आर डीलिंग अगेंस्ट मेमोरेंडम आर्टिकल देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। कुछ याद आया बच्चों सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। डॉक्ना एंड डॉउ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मेंबर कंपनी से कॉपीज मांग सकते हैं। 7 दिन के अंदर आपको मेंबर्स को कॉपीज प्रोवाइड करना जरूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं किए तो मेंबर आरओसी को अप्लाई करेंगे और आरओसी को अप्लाई करके बोल सकते हैं कि भैया हमारा काम नहीं जम रहा है, तुम एक बार जरा सा देखो क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? 15 17 आपके बुक में दिया, एक बार रीड कर लो। गो फॉर इट फर्स्ट। परसों सर फाउंडेशन डे पे क्यों नहीं आए? बेटा मैं गोवा में था। गोवा पता तीर्थ क्षेत्र, ध्यान में मगन। अरे हंसने जैसे क्या बात है यार, तो तीर्थ क्षेत्र पे होते हैं ना ध्यान में मगन, वहां तीर्थ सस्ता मिलता है। असली ध्यान गोवा में ही लगता है बेटा, सही जगह पे रहो तो।
डन एवरीबॉडी? 15 17 पढ़ लिया सबने? ओके, ये चीज होने के बाद में नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। 15 और 17 होने के बाद अब हमको जला देखना है वो मतलब कौन सा? सेक्शन 8, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कहते हैं सेक्शन 8 इज अ एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है? कमाती है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट क्यों कहते हैं? कमाते सब है पर देता, समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? तो बेसिकली ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है पर ये शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड नहीं। ये जो चार्ट मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, दिस विल बी योर आंसर राइटिंग पॉइंट फॉर सेक्शन नंबर 8। अगर सेक्शन नंबर 8 तुम्हें पूछा गया तो सिर्फ ध्यान देते रहना, मैं इसी के ऊपर आपको मार्किंग कर दूंगा कि कौन सा वाला नंबर कौन सा है और आपने किस प्रकार इसको याद करना है। साथ में ई फॉर्म भी याद करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल ट्रिपल, मुंडी वुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इस चीज को याद रखना। ठीक है, मैं आंसर राइटिंग और ई फॉर्म साथ में लेके चल रहा हूं। आपका सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर ए, चैरिटेबल बिजनेस सच एज एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, चैरिटी, रिलीजियस डोनेशन एक्सेट्रा, जो भी पब्लिक बेनिफिट के काम है वो सब। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप देख रहे होगे कई बार आप जब रास्ते से जाते हो तो कोई स्क्वायर आता है, सर्कल आता है, तो स्क्वायर या सर्कल किसी कंपनी ने बनाया होता है और कंपनी वहां पे खुद का एडवर्टीजमेंट भी लगाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। दैट इज नथिंग बट ए चैरिटी। क्लियर है कंसेप्ट? यस और नो? इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आप ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हो, आप गार्बेज कंट्रोल कर रहे हो। जैसे आपने वो सुना है कोविड में वो कोवैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट। इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट इज ऑफ पूनावाला। तो आधार पूनावाला इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट का उनका एक और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, और जिसके अंदर वो पूरे पूना का कचरा उठाते हैं। ठीक है, पूरे पूना को गार्बेज यूज करते हैं और उसको रिसाइकल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इट इज अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट समझ में? इवन आपका टेम्पल है, स्कूल है, ट्रस्ट है, तिरुपति तिरुमला बालाजी ट्रस्ट। अभी उन्होंने खुद के असेट्स डिक्लेयर किए थे जो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा निकले। समझ में आ रहा है सबको? एक मंदिर ही काफी है अपना। सो बेसिकली दिस इज चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा ना? उसके बाद में सेकंड वाला आपको बी पॉइंट लिखना है, सब पॉइंट बी, इनकम यूसेज। इनका इनकम यूसेज फॉर द पर्पज ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ही होगा। और पॉइंट नंबर सी, ये खुद का इनकम बांट नहीं सकते इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार सर ना। निच्छू। फिर उसके बाद में मेंशन किया है कि चैरिटेबल कंपनी बनाने के लिए आपको मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिटेल्स ऑफ द कंपनी, डिन ऑफ डायरेक्टर्स, सीए, सीएस, सीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा। अब यहां से शुरू होते हैं आईएनसीज। तो प्लीज कृपया अच्छा अटेंशन दीजिए, मैं आईएनसीज लिख रहा हूं, साथ में आप लिख सकते हो। आईएनसी फॉर्म नंबर 12 इज एप्लीकेशन ऑफ एनपीओ। एनपीओ के लिए आप क्या कर रहे हो बोले एक बार? उसे एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन का। आईएनसी फॉर्म नंबर 13 इज एमओए, एओए ऑफ एनपीओ। एमओए, एओए ऑफ एनपीओ। समझ में आ रहा है? आईएनसी फॉर्म नंबर 14 इज डिक्लेरेशन ऑफ सीए, सीएस, सीएमए। ठीक है, किसी का भी चलेगा। आईएनसी फॉर्म नंबर 15 इज डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आईएनसी फॉर्म नंबर 16, अब जरा ध्यान देना, अगर आपका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एक स्टेट से कन्फाइंड है, मतलब एक स्टेट से रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको सिर्फ आरओसी लाइसेंस देता है। तो आईएनसी 16 इज लाइसेंस बाय आरओसी। एंड अगर आपका पूरे देश का ऑब्जेक्ट है तो सीजी लाइसेंस दिलवाता है। तो आईएनसी 17 इज लाइसेंस बाय सीजी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। यहां तक आइडिया क्लियर है? आपकी चैरिटेबल कंपनी प्राइवेट, पब्लिक कुछ भी हो सकती है। अब जरा देखो आंसर राइटिंग पॉइंट वापस आते हैं। तो मैंने आईएनसीज बोल दिए और 3 आईएनसीज ऐड होंगे, वो मैं करूंगा। सो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखना है? हैव 3 मेन ऑब्जेक्ट, पहला चैरिटी, दूसरा यूसेज ऑफ इनकम, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट कि आप चैरिटेबल कंपनी बनाने के लिए, देखो सेकंड पॉइंट, चैरिटेबल कंपनी बनाने के लिए ए बी सी डी 4 पॉइंट लिखने हैं। चैरिटेबल कंपनी के लिए बनाने के लिए ए बी सी डी 4 पॉइंट आएंगे। एप्लीकेशन इस प्रकार से होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। फिर पॉइंट नंबर 3 में
A licensed by ROC and B licensed by CG. ये आई गेस उल्टा बोल दिया क्या मैंने? INC 16 is licensed by CG. My mistake. Licensed by CG and 17 is by ROC. My mistake. Very sorry. So point 3 में licensed by CG 16 में and licensed by ROC का मैं बोले एक बार उसे 70. 3 पॉइंट समझ में आया पक्का? जोर से बोलो सर ना. फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, चैरिटेबल कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, पर उनको प्राइवेट, लिमिटेड और लिमिटेड ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. आप कभी भी कोई चैरिटेबल कंपनी में लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड वर्ड नहीं देखोगे. रिलायंस फाउंडेशन ना लिमिटेड है ना प्राइवेट लिमिटेड है. तिरुपति तिरुमला बालाजी ट्रस्ट, शिरडी साई बाबा ट्रस्ट, शेगांव गजानन महाराज ट्रस्ट, ठीक है. कई लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड वर्ड यूज नहीं है. कंसेप्ट वाला वो धारीवाल इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, धारीवाल कैंसर रिसर्च सेंटर, धारीवाल पता है ना? RMD मानिकचंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद जिंदगी झंड, बोलो हाँ है ना? मानिकचंद वही है ना? यस ना? सो मानिकचंद इज धारीवाल. वो गुटखा खुद बना के बेचता है. RMD मानिकचंद कैंसर को हॉस्पिटल भी खुद ही ने शुरू कर दिया. बोले इधर से सप्लाई करूंगा, फिर पेशेंट बनेंगे, रॉ मटेरियल उनको ट्रीट करूंगा, फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश एकदम. इससे जिंदगी है यार. वो दोनों जगह से पैसा कमा रहा है भाई. दोनों, इधर भी, इधर बोले कि बेच के गुटखा खा के, इधर कैंसर. मतलब दिस इज बिजनेस. सो प्राइवेट लिमिटेड और कौन सा कंपनी लिमिटेड बना सकते हैं, पर कोई प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नाम यूज करने की जरूरत नहीं. नीचे कभी अगर आपको अल्टर करना है आपका ऑब्जेक्ट, क्या करना है? ऑब्जेक्ट अल्टरेशन, तो किसका अप्रूवल लगेगा? CG. क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो चैरिटेबल है, वो चेंज करने से पब्लिक के ऊपर असर हो सकता है. तो नॉर्मली अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को एक कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है. तो यहां पे आप ये पॉइंट नंबर 5 ले लो. तो आपका पॉइंट नंबर 5 INC में मैं लिख दूं. पॉइंट नंबर 5 INC 18 में आप कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या कन्वर्जन ऑफ कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो. कन्वर्जन ऑफ कंपनी और कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट INC 18. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और इसका एडवर्टीजमेंट जो है आप INC 19 में दोगे. पब्लिक न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है ना? हाँ है ना? सो एडवर्टीजमेंट इन INC 19 कन्वर्जन का. तो 5th पॉइंट में आपका कन्वर्जन आ गया. समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो यस और नो. एवरीबॉडी यस और नो. और उसके बाद में लास्ट वाला, दैट इज पॉइंट नंबर 6, कि अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो 2 टाइप के कॉन्ट्रावेंशन है. नॉट वर्किंग एज पर ऑब्जेक्ट, या गलत इंफॉर्मेशन दिया है कंपनी बनाते वक्त. कई बार चैरिटेबल कंपनी फ्रॉड के लिए ही बनती है, काले पैसे को सफेद करने के लिए, सफेद को काला करने के लिए. क्लियर है कंसेप्ट? यस और नो. आपको पता है इन चैरिटेबल कंपनीज का मार्केट में रेट चलता है. इनकम टैक्स में 80G के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है चैरिटेबल कंपनी को अगर आपने डोनेशन दिया. लोग क्या करते पता है? 1 करोड़ का डोनेशन देते हैं, 5% चैरिटेबल कंपनी को दे देते हैं और 95 लाख कैश में वापस लेते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके की चीजें भी होती है. क्लियर है कंसेप्ट? तो ऐसे सिचुएशन में अगर गलत इंफॉर्मेशन देके रॉन्ग वर्किंग कर रहे हो तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है. तो उस सिचुएशन में कॉन्सिक्वेंस देखिए, कंपनी को 10 लाख से 1 करोड़ का पेनल्टी, ऑफिसर को 25,000 से 25 लाख, तगड़ा पेनल्टी दिया है भगाइस. कन्वर्जन हो जाएगा लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड में, बाइंडिंग अप हो जाएगा, अमलगमेशन हो जाएगा. और जब आप कन्वर्जन या बाइंडिंग अप कर रहे हो तो सिमिलर कंपनी या अमलगमेशन भी सिमिलर कंपनी में होगा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के. जैसे आपका ऑर्फनेज है, तो आपका ऑर्फनेज है तो आपको रिसर्च सेंटर के साथ कन्वर्ट अमलगमेट नहीं किया जाएगा. आपका ऑर्फनेज है तो चलो ऑर्फनेज या पब्लिक ट्रस्ट या एट मैक्सिमम टेम्पल ट्रस्ट के अंदर आपको मर्ज किया जा सकता है. इसमें रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस होगा. रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का INC है 20. INC कौन सा है? 20. तो 12 से लेके 20 तक के सब INCs लाइन में आ गए. क्लियर है? 12 एप्लीकेशन, 13 MOA हुए, 14 CACSA में, 15 सब्सक्राइबर डायरेक्टर, 16 लाइसेंस बाय CG, 17 लाइसेंस बाय ROC, 18 कन्वर्जन, 19 में एडवर्टीजमेंट, 20 में रिवोकेशन. कंसेप्ट समझ में? साथ में आपके टोटल 6 पॉइंट कन्वर्जन के, 7 पॉइंट में आप कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हो. 7 पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? कॉन्सिक्वेंसेस. कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो. ये है आपका सेक्शन नंबर 8 कंपनी. कौन सा कंपनी? सेक्शन 8. किसी को कुछ लिखना है लिख लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. लाइव स्ट्रीम में समझ में आएगा जरूर बताइए.
लाइव स्ट्रीम में बच्चे हैं 150, रिप्लाई देते हैं 3। अरे कुछ जीवन में तुम्हारे प्रपोर्शन नाम की चीज आती क्या? भिखारी लोगों। हो गया सबका? बोलो ऐसे ना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। नाउ आंसर राइटिंग कर लेते हैं। अगर लिटिल लिटिल लिखा था कैसे हाथ के नीचे से गया तो याद रहता ना, अदरवाइज तो गजनी अपन। क्वेश्चन आंसर बुक दो मेरे को। लाइक क्वेश्चन यार, शो मी। बोर्ड पे ओपन कर दो, रुक जाओ, तुम चीटिंग कर लोगे। चीटिंग में तो महारत हासिल है ना अपने को। बचपन से कॉपी किया है कभी किसी ने? हाँ तो ऐसे बोल, मतलब फक्र की बात है जैसे। नालायक। ईमानदारी से कॉपी किया है ना, बहुत बढ़िया, शानदार। किसने बचपन से आज तक कॉपी वगैरह नहीं किया? अच्छा, कॉपी में वो भी आता है हाँ, कि आजू बाजू से बात नहीं करना, बिना बात किए पेपर अकेला बैठता था क्या क्लासरूम में? बहुत अच्छी बात है ऐसा है तो, पर इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, सीए में अगर जरूरत पड़ी कर लेने का 2-4 इधर उधर, ठीक है। दुनिया ही वैसी है, मैं क्या पढ़ाऊं मैं तुमको जीवन में। सीधे पेड़ अक्सर जल्दी कट जाते मेरे प्रा, समझ में आ रहा है तेरे को? थोड़ा टेढ़ा होना जरूरी है इस दुनिया में। मैं आदमी की बात कर रहा हूं। मस्त वाला सवाल है। जुलाई 21, ताजा ताजा कोला कलकलित गलम गलम। ठीक है, ये बड़ा सवाल है थोड़ा सा। सो कितने मिनट्स चाहिए? कितना, 50? लेट्स हैव 8 मिनट्स। 8 मिनट्स फेयर इनफ? बोलो। 10 दे दो। 8 से तो ट्राई करो, चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच बेटा। स्वाति गांव, गांव कैसा नाम है? श्रीदम, कल्याणशीला, इंद्रशी, इतने डिफिकल्ट नाम कैसे जीवन में, एक से एक। शैक, कामुळे, श्रुति, स्नेहा, भाविश, लकी, मेघा, भागवत, युवराज। सर आज क्लास में 5 से 6 होमवर्क दे देना। जलूल, आपका समय शुरू हो गया है।
2 minutes. Last 1 minute. टाइम्स अप. कितने लोगों का हो गया? रेज योर हैंड्स. कितना बाकी है बच्चों? एक आध मिनट में खत्म हो जाएगा. ओके, टेक योर मिनट, गो फॉर इट फास्ट. खत्म करो. Done, everybody? सबका लिखना हो गया गाइस? एवरीबडी यस और नो? चलो. सो आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं. आंसर ठीक से लिखा? आंसर राइटिंग पॉइंट में ओके. पहला वाला है रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ है बच्चों? दादर टू कहाँ पे है? विद इन मुंबई है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. गेम ओवर. उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं. साथ में वो IN से 22 लिखना पर. दूसरा कहाँ से कहाँ? मुंबई से पुणे ना? पुणे से मुंबई. बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों ROC का अप्रूवल. क्लियर है? साथ में प्रोसेस IN से 23 फाइल करना है, 30 दिन में रिप्लाई, 60 डेज में सेकंड ROC, 30 डेज में रिप्लाई. ये लिखा ना सबने? 30 डेज, 60 डेज, 30 डेज बोलो हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया. रजिस्टर्ड ऑफिस तीसरा क्या है? सेम फर्स्ट वाला था है क्या? ठीक है. चलो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. सॉल्व फॉर टुडे. हैव ए
नहीं, तुमको होमवर्क देना है ना, सॉरी सॉरी, अब मुझे बुक दो क्वेश्चन यार, 15-20 होमवर्क ही दे देता हूँ आज। चलो आज 5-6 होमवर्क रहने वाले हैं, एवरीबॉडी इज रेडी, आ जाइए फटाफट। सो ये हुआ है क्या J09 2.32 का कंपल्सरी अल्टरेशन ऑफ नेम? 2.32 J09 लिखो, 2.32 J09, 2.32 J09 लिखा सबने? उसके बाद में लिखो 2.26 नवंबर 10, 2.26 नवंबर 10, उसके बाद में 2.23 नवंबर 08, 2.23 नवंबर 08, 2.22 नवंबर 04, एंड लास्ट वन खतरनाक वाला देता हूँ जरा, 2.13 जुलाई 21, 2.13 जुलाई 21। और एक और ले लो ना, इसलिए क्योंकि ये दोनों सवाल बहुत काम के हैं सेक्शन 8 के। 2.11 मई 19, मैक्सिमम कवरेज जितना आज हमने पढ़ा है वो सब हो जाएगा इनमें, ठीक है? 2.11 मई 19, ठीक है? कल सब होमवर्क चेक किया जाएगा, इसके पहले का भी और अभी तक दिया हुआ भी, ठीक है? तो कल जिसने पहला वाला होमवर्क नहीं किया है वो भी कृपया करके आना, ठीक है? चलो आज के लिए काफी करते हैं, सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। ओके, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं लगेगा बेटा, डोंट वरी।